मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मनोज झा जी जो लाल अंगोछी लगा करके सर्वहारा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके घर के किचन के बर्तन में प्रेमचंद की गंगी, जो प्रेमचंद की पात्र है ठाकुर के कुआं में गंगी, क्या वो भोजन कर सकती है? क्या है कि अगर ब्राह्मणवाद आज की डेट में चल रहा है तो ठाकुरवाद के ऊपर चल रहा है। ये ठाकुर लोग इस बात को नहीं समझेंगे। ठाकुर जी की पूजा करके पंडित जी भोजन करते रहेंगे, चलाएंगे वो ब्राह्मणवाद, और आपका जो है ठाकुरों के कंधे पर जो है बंदूक रख के चलाएंगे। ये बात ठाकुर कभी समझ नहीं सकते। क्यों? अगर क्षत्रिय होने का मतलब अपराधी होना है तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। अगर अपराधी होना उसकी अनिवार्य शर्त है, अगर गुंडाई उसकी अनिवार्य शर्त है, तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। कोई मुझे क्षत्रिय माने या क्षत्रिय ना माने, जिस दिन ठाकुरवाद ठाकुर लोग समाप्त कर देंगे उस दिन ब्राह्मणवाद अंतिम सांसें गिनने लगेगा। क्यों? मैं हमारे तमाम मित्र ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास भाव आ जाए तो आप परशुराम बन जाए, क्षत्रियों का विनाश करने लगे, और आप जब बेभाव के रहे तो अब आप सुदामा बन जाए। तो यहाँ ये मामला नहीं, आप एक रहिए। अगर आप परशुराम रहना चाहते हैं तो आप परशुराम रहिए, आप सुदामा रहना चाहते हैं तो आप सुदामा रहिए। दोनों भाव एक साथ नहीं चलेगा। और नहीं तो अगर कहीं आप सुदामा बनते हो, कहीं आप परशुराम बनने लगेंगे और ये दोहरापन सामने आएगा तो संबंधों में विवाद पैदा हो जाएगा। आरजेडी राजद के सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता संसद में पढ़ी और उसको लेकर के अचानक ठाकुर स्वाभिमान बाहुबली आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद में जागृत हो गया। ठाकुर का कुआं विवाद के केंद्र में है। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं कि किसी भी पैसे वाले व्यक्ति के यहाँ या बिना पैसे वाले के यहाँ भी जो अपने घर मकान फ्लैट में रहता है, उसके घर में कोई भी आम आदमी, कोई भी जो है वो क्या कहते हैं, उसके मोहल्ले की रियाया, उसके गांव की रियाया क्या घुस सकती है निर्बाध रूप से? एंटेलिया में घुस सकती है, टाटा बिरला के आवास में घुस सकती है, कमिश्नर और कलेक्टर के घर में घुस सकती है, या हमारे आपके किसी के भी घर में या दिल्ली के किसी फ्लैट में घुस सकती है? तुरंत भागो 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 भागो, दूर 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 होने लगेगा। अभी तो एक प्रसाद एक मुसलमान लड़के ने खा लिया तो उसकी मार मार के हत्या कर दी गई। अभी इस देश में दक्षिण भारत में अछूत और महिलाओं का जो है तमाम मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। 21वीं सदी में हम चल रहे हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं हो सकता। सवाल है कि पूरी दुनिया में हैव नॉट और हैव के बीच में, माने आपके पास है और किसी के पास नहीं है, उनके बीच में दुनिया भर में संघर्ष चल रहा है। कोई भी हैव नॉट्स को समायोजित करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मनोज झा जी जो लाल अंगोछी लगा करके सर्वहारा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके घर के किचन के बर्तन में प्रेमचंद की गंगी, जो प्रेमचंद की पात्र है ठाकुर के कुआं में गंगी, क्या वो भोजन कर सकती है? क्या कोई आज की डेट में ब्राह्मण ठाकुर जो समाज का सबसे निम्नतम तबका दलित में डोम या सफाई कर्मी है, उसके घर के परिवार की लड़की से विवाह कर सकता है? अपनी लड़की तो खैर देना दूर की बात है, उसकी लड़की से विवाह कर सकता है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब सवाल इस बात का है कि जिस जमाने में कुआं बना तो ठाकुर साहब लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने कुआं बनवा लिया, तो कुआं उन्होंने आरक्षित कर लिया। आखिर राजस्थान में चाहे राजपूत घर की महिला हो और चाहे दूसरे परिवार की महिला हो, 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर पैदल चल के हंडे में ऊपर भर के पानी लाती है कि नहीं लाती है? तो अगर कोई मान लीजिए राजपूत परिवार वहां का अगर अपना किसी प्रकार से पंपिंग क्या वो करा कर अगर बना ले तो क्या वो पूरे गांव को पानी बांटेगा? ये तो भाई हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई है। ये राजपूत ब्राह्मण इसमें शामिल नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि ठाकुरवाद चल रहा है इसलिए ब्राह्मणवाद चल रहा है। ठाकुर मूर्ख है, इस बात को समझते नहीं है कि उनके नाम पर पंडित जी भोजन कर रहे हैं। ठाकुर जी का चढ़ता है प्रसाद और भोजन करते हैं पंडित जी। जिस दिन ठाकुर लोग समाप्त कर देंगे उस दिन ब्राह्मणवाद अंतिम सांसें गिनने लगेगा। क्यों? मैं हमारे तमाम मित्र ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास भाव आ जाए तो आप परशुराम बन जाए, क्षत्रियों का विनाश करने लगे, और आप जब बेभाव के रहे तो अब आप सुदामा बन जाए।
तो यहाँ ये मामला नहीं, आप एक रहिए। अगर आप परशुराम रहना चाहते हैं तो आप परशुराम रहिए, आप सुदामा रहना चाहते हैं तो आप सुदामा रहिए। दोनों भाव एक साथ नहीं चलेगा। और नहीं तो अगर कहीं आप सुदामा बनते हो, कहीं आप परशुराम बनने लगेंगे और ये दोहरापन सामने आएगा तो संबंधों में विवाद पैदा हो जाएगा। मैं तो क्षत्रिय कुल में मैंने जन्म लिया है। मैं अपने जब गांव पहले जाता था तो मैं बहुत दिनों से गया नहीं, क्योंकि हमारे चाचा लोगों ने मना कर दिया कि तुम मत आओ, क्योंकि तुम कम्युनिस्ट टाइप के आदमी हो, तुम सबको बराबर समझते हो। हम लोगों के गांव में अहीर और दुसाधुओं की मेजॉरिटी है। वो हमारे दरवाजे पे किसी आयोजन में आते हैं तो धूल भरी जमीन में बैठते हैं, उनके लिए दरी तक नहीं बिछाई जाती। बहुत लोगों को बिहार में ही कहने पर बड़ा बुरा लग रहा है कि बिहार में कौन सा गांव है, कौन सा गांव है, पूछ रहे हैं। बिहार में अभी भी तमाम गांव है जहां ये प्रथा लागू है। नहीं तो हमारे दरवाजे पे बताओ कौन बुला रहा है तुमको। तो सवाल इस बात का है कि जहां इस तरह की मेंटेलिटी हो, जहां आज तक किसी भी दुसाध और किसी भी अहीर या किसी भी छोटी कौम को तथाकथित कोई भी उसके पूरे नाम से नहीं पुकारता। धर्मदेव है तो धर्मदेवुआ, चंदर है तो चंदरा, रामदेव है तो रामदेवुआ, मैंने हमेशा रिघा के आ शब्द निकाल के उसको हीनता का बोध कराने रहने का, जिससे कि लाइसेंस वहां लोगों ने ले रखा है। अब सवाल इस बात का है कि आनंद मोहन सिंह, अच्छा, और फिर एक और भी बात मैं साफ कहना चाहता हूं, अगर क्षत्रिय होने का मतलब अपराधी होना है तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। अगर अपराधी होना उसकी अनिवार्य शर्त है, अगर गुंडई उसकी अनिवार्य शर्त है, तो मैं क्षत्रिय नहीं हूं। कोई मुझे क्षत्रिय माने या क्षत्रिय ना माने, लेकिन अपराध की कीमत पर क्षत्रिय होना, बाहुबल की कीमत पर क्षत्रिय होना, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। और मेरा ख्याल है मेरे जैसे जितने भी रैशनल क्षत्रिय कुल में पैदा होने वाले लोग होंगे, उनको भले जाति का स्वाभिमान हो, वो एक अलग बात है, लेकिन अपराधी होना उसकी अनिवार्य शर्त है, ये उनको मंजूर नहीं होगा। तो सवाल इस बात का है कि अगर ब्राह्मणवाद आज की डेट में चल रहा है तो ठाकुरवाद के ऊपर चल रहा है। ये ठाकुर लोग इस बात को नहीं समझेंगे। ठाकुर जी की पूजा करके पंडित जी भोजन करते रहेंगे, चलाएंगे वो ब्राह्मणवाद, और आपका जो है ठाकुरों के कंधे पर जो है बंदूक रख के चलाएंगे। ये बात ठाकुर कभी समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उनके सामने तो परशुराम बनते नहीं है। परशुराम तो वहां बनते हैं जहां उनके बनने का माहौल रहता है। बाकी समय तो सुदामा ही बन के दीन बंधु बलि राजा कह के जो है वो कलाई नारा बांधते हैं, भले मन में कहते हो कि साले का विनाश हो जाए। तो सवाल इस बात का है कि अब ये मामला चूंकि राजनीतिक है, आरजेडी के सांसद है मनोज झा, और आपके जो है चेतनानंद जो है आहत हो गए, इतने आहत कि उन्होंने खुलेआम अपनी ही पार्टी के सांसद मनोज झा की जाति को लेकर टिप्पणी कर दी। फिर बात इतनी बढ़ गई कि मामला ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया। इसकी वजह से बीजेपी के कुछ नेता, उनके चाहने वाले खुश हो गए कि अब तो आरजेडी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, इसकी आंच नीतीश कुमार तक जाएगी ही और बीजेपी बिहार में इसका फायदा उठा। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? क्या ये सच है कि आरजेडी के नेता ब्राह्मण बनाम ठाकुर पर आपस में ही लड़ रहे हैं, या फिर लड़ाई महज दिखावे की है, जिसमें बीजेपी की जातियों के चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश हो रही ताकि बिहार में ओबीसी के सबसे बड़े धड़े को आरजेडी के पक्ष में लामबंद किया जा सके और दूसरे धड़े को नीतीश कुमार और फिर बीजेपी के पास इस चक्रव्यूह की कोई काट न हो। सबसे पहले आरजेडी के नेता चेतन आनंद ने विरोध जताया। अब इसमें जो है वो आपके जो जेल से भी छूटे हैं, आजीवन कारावास की सजा पा रहे थे कृष्णैया हत्याकांड में आईएएस आनंद मोहन सिंह, वो भी अपने लड़के के समर्थन में कूद पड़े हैं। लेकिन अभी भी आरजेडी ने मनोज झा की कविता को अपने ट्विटर हैंडल से हटाया नहीं है, क्योंकि एक तरफा प्रतिक्रिया है। पूरे प्रकरण पर हमला मनोज झा पर है, जिन्होंने संसद में कविता पढ़ने के बाद चुप्पी साध रखी है। वहीं आरजेडी नेतृत्व तो मनोज झा के समर्थन में खड़ा दिख रहा है, क्योंकि संसद में पढ़ी उनकी कविता अब भी आरजेडी के एक्स या ट्विटर हैंडल पर मौजूद है और उसे दमदार, जानदार और शानदार बताया गया है। मैं मनोज झा जी से व्यक्तिगत अपील करना चाहता हूं कि आप ब्राह्मण हैं, अगर आप ठाकुरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करते हैं तो भले उसको कोई न भी समझ रहा हो तो भी पहले ब्राह्मणों को भी उसमें जोड़ के तब टिप्पणी कीजिए। केवल आप ठाकुरों पर करेंगे तो इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया अवश्य होगी। जैसे कोई ब्राह्मण पर टिप्पणी करता है तो उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया अवश्य होती है और उसको जो है ब्राह्मण विरोधी घोषित कर दिया जाता है। उसी तरह अगर किसी भी जाति के प्रति, इवन ठाकुर ही नहीं, किसी भी जाति विशेष के प्रति अगर कोई प्रतिक्रिया करता है तो अपनी जाति को शामिल करके करना चाहिए, ताकि ये न लगे कि आप जो है कोई एक वाद के तहत ये बात ऐसा कह रहे हैं, आपके मन में कोई दुराग्रह है या कोई जो है मतलब गलत आग्रह है। तो इसे मनोज झा के खिलाफ दिया गया चेतनानंद का बयान और बयान के समर्थक ठाकुरों की गोलबंदी भर है। ऊपर ऐसा लग सकता है, लेकिन जो लोग आनंद मोहन उनकी राजनीति को जानते हैं उनको पता है कि आनंद मोहन को अपनी जात के लोगों को एकजुट करने के लिए ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है।
उनका एक इशारा ही गोलबंदी के लिए काफी है। दरअसल ये देश रॉबिनहुड संस्कृति का बहुत बड़ा जो है वो है कि जो रॉबिनहुड की तरह अपने को पेश करता है, उसके प्रति लोगों की भक्ति अनायास अकारण हो जाती है। अब कहा जाता था कि चंबल का डाकू मान सिंह डाकू है, लेकिन बहुत चरित्रवान है, क्योंकि लंगोट का पक्का है। अगर डाकू है तो किस बात का चरित्रवान है? क्या लंगोट का पक्का होना ही जो है चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है? मतलब आप डाकू हो, आप चोर हो, आप लुटेरे हो, आप जो है सब हो, लेकिन लंगोट के अगर आप पक्के हैं तो आप चरित्रवान है। चरित्रहीनता और चरित्रवानता की मतलब परिभाषा क्या है? मतलब अगर आप सारे दुष्कर्म का काम करते रहें, आप लंगोट के बस पक्के रहें, तो आप चरित्रवान रहेंगे, आपके समाज में हर जगह बड़ी मान्यता रहेगी कि आप बहुत बड़े करेक्टर वाले हैं। अरे जब आप कोई गलत काम करते हैं तभी आपका करेक्टर ढीला हो जाता है। लंगोट का तो मामला बाद में आता है। लंगोट का मामला तो भोजन और लंगोट दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, और पूरे शरीर में यही पार्ट्स हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, आप बता रहे अपेंडिक्स है। तो इसलिए जो है मुख्य पात्र तो नहीं है भोजन और सेक्स। तो लंगोट का पक्का होना मतलब चरित्र का वो है, और बाकी जो है डाकू होना, लुटेरा होना, और जो है मतलब ये इसका चरित्र से कोई लेना देना नहीं। तस्कर होना, नशेबाज नशेड़ी होना, इसका चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसके जो है मतलब उसमें नहीं हूँ। मेरा कहना चरित्र का मतलब है कि सभी परिभाषा में चरित्र, और ये इसका परिवर्तन नहीं कि केवल आप लंगोट के पक्के हैं तो चरित्रवान है, बाकी आप चाहे जितना परमतम भ्रष्ट रहिए, आपसे बता रहे। तो ये कोई बात नहीं है, आपसे बता रहे। चेतनानंद का बयान क्यों दिया? अगर इसको थोड़ा बेहतर ढंग से समझना है तो आपको जातियों के मकड़जाल में उलझे बिहार और वहां की सियासत को समझना होगा। इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्राह्मण और ठाकुर को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ओबीसी भी बीजेपी के पक्ष में एक हिस्सा लामबंद हुआ है। दलित वोट का भी एक हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ा है। अगर एक लाइन में कहें तो मंडल कमीशन की वजह से जातियों में बटे हिंदुओं को बीजेपी ने कमंडल की राजनीति से फिर हिंदू बनाने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है। लेकिन बिहार की कहानी अब भी अलग है। वहां अब भी हिंदू हिंदू न बनकर जातियों में बटे हुए हैं। और अब बिहार जाति गणना वाला दांव की सरकार ने चल रखा है, जिसका मकसद वही जो कभी सोशलिस्ट पार्टी का था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी कि जातिगत जनगणना हो, आंकड़े जारी हो, तब आरक्षण से लेकर तमाम दूसरी प्रक्रियाओं को जातिगत आधार पर शुरू किया जाए। बिहार के ओबीसी जेडीयू आरजेडी के इस मूव से प्रभावित भी हुए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव तक न तो ये जनगणना पूरी हो जाएगी, न ही आंकड़े जारी हो पाएंगे। ये मामला बिल्कुल उसी तरह से है। ये मामला बिल्कुल उसी तरह से है जैसे महिला आरक्षण है। जब महिला आरक्षण 6 साल बाद 7 साल बाद पता नहीं कब लागू होगा, लेकिन आज की डेट में उसको पास करा के राष्ट्रपति से दस्तखत करा के भजाने की कोशिश है कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। वही हाल जातिगत जनगणना का है। लेकिन जातिगत जनगणना भले 2024 तक ना हो, लेकिन सारे प्रतिरोध के बावजूद, जातिगत जनगणना के विरोध वालों के सारे विरोध, सारे प्रतिरोध के बावजूद जातिगत जनगणना जारी है, क्योंकि कोर्ट से एक ही रास्ता था कि कोर्ट से वो स्टे हो जाए, लेकिन आज तक कभी कोर्ट से स्टे नहीं हुआ, इसलिए जातिगत जनगणना जारी हो। अब उसका आंकड़ा कब जारी होगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हो तो रहा है ना। और ये भी नहीं है कि उसका जो है 6 साल बाद लागू होगा। वो तो अगर होगा तो उसके रिजल्ट भी जो है साल भर के अंदर उसका विश्लेषण करके सामने आ जाएगा कि जातिगत जनगणना में क्या आया है क्या नहीं आया। तो सवाल इस बात का है, आरजेडी न तो मनोज झा से किनारा करेगी, नहीं चेतनानंद और आनंद मोहन से। इस पूरे मामले पर अगर आप आरजेडी के एक्स की टाइमलाइन देखें तो पूरी कहानी साफ साफ समझ में आने लगेगी। मनोज झा के समर्थन में आरजेडी का नेतृत्व है। मनोज झा राज्यसभा में जिस तरह आरजेडी को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह सारगर्भित भाषण व्याख्यान देते हैं, आप मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं और लोग उनकी बात को अधिकांशतः बिना टोका टोकी के या बहुत कम टोका टोकी के सुनते हैं, उससे वो आरजेडी का बौद्धिक चेहरा है। और आरजेडी किसी भी कीमत पर अपने बौद्धिक चेहरे को खोना नहीं चाहेगी, ये बात है। और दूसरी बात ये कि जिस आरजेडी पर लगातार यादववाद और मुस्लिमवाद और माई समीकरण का आरोप लगता है, उसमें मनोज झा ब्राह्मण चेहरा भी है और वहां के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ठाकुर चेहरा है। तो वहां कोई ठाकुर ब्राह्मण आपस में डिवाइड नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें राजनीतिक मुद्दा जितना बनेगा उसमें उतना ही बीजेपी फंसेगी।
तो इस कविता के बहाने ओबीसी के समर्थन में जिसने जिसने इस पर कुछ भी लिखा है, आरजेडी के हैंडल से उसे रिपोस्ट किया गया है। इतने बवाल के बावजूद मनोज भास के भाषण को दमदार, शानदार और जानदार बताने वाला ट्वीट अब भी आरजेडी के टाइमलाइन पर मौजूद है। तो जाहिर है आरजेडी तो मनोज झा के साथ खड़ी है। रही बात चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन की, तो नीतीश कुमार ने हर विरोध को झेलकर आनंद मोहन की रिहाई करवाई है। ऐसे में आनंद मोहन न न तो आरजेडी किनारा कर पाएगी, न ही जेडीयू। जिस तरह दोनों लोग लालू यादव के पास बैठेंगे, शायद जिस दिन बैठेंगे उस दिन मामला सुलझ जाएगा। लेकिन न तो अभी आरजेडी चाहेगी कि मामला सुलझे, न ही जेडीयू, क्योंकि जितना ही मसला उलझेगा उतना ही ओबीसी आरजेडी के पक्ष में लामबंद होगा और फिर बीजेपी को इसकी काट खोजने के लिए 2024 में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।